इंजंक्शंस और स्टे, और बड़ा हार्टली डिबेटेड है। लीगली स्कॉलर्स जो हैं, लीगल स्कॉलर्स, वो उस पर बात करते हैं कि इसमें क्या कोई फ़र्क है या नहीं। तो फ़र्क तो इसमें लाजमी है। इंजंक्शन और स्टे के जो आप अगर इसका तारीख़ी पस मंज़र देखेंगे, इसके सोर्सेज डिफरेंट हैं, और इसके अलावा इसकी एवोल्यूशन जो है वो डिफरेंट टाइम्स पे हुई। फ़र्ज़ करें इंजंक्शंस जो है वो चांसरी कोर्ट्स में इक्विटेबल, चूँकि ये रिलीफ है जहाँ पे कॉमन लॉ फेल हो गया, तो ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करने, आप इसको आसान अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि अगर इंतज़ार किया जाए कानून का, उनके रूल्स का, तो किसी से नाइंसाफ़ी हो सकती है, उसको इररिपेयरेबल लॉस हो सकता है। तो ये कोर्ट्स ऑफ चांसरी 14th सेंचुरी में जो है इंग्लैंड में इसका इंजंक्शंस जो है उन्होंने देना शुरू किया। इसी तरह इंडिपेंडेंटली स्टे आर्डर्स जो है वो एवोल्यूट हुए, क्योंकि ये मामला प्योरली स्टे का जो है वो अदालतों के दरमियान है। जो है वो जो आप कह लें कि एक बड़ी अदालत छोटी अदालत को ये कहती है कि आप ये काम करना रोक दें, या ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इसको रोक दें। तो फ़र्क तो स्टे में और इंजंक्शन में जो है वो वादे है, और दे आर पोल्स अपार्ट इन ए सेंस। वो इस सेंस में भी आप कह सकते हैं कि इस फ़र्क को हम देखते हैं इन डिटेल, लेकिन आपके ज़हन में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि ये अगर मामला स्टे का हो या इंजंक्शन का हो, तो मामला एमरजेंट नेचर का है। इमीडिएटली कुछ ना कुछ करना पड़ता है अदालत को। आप इसको एक एमरजेंसी बटन कह सकते हैं, आप इसको एक लीगल पॉज बटन कह सकते हैं। मसलन एक फ़ुटबॉल का मैच है, और फुटबॉल के मैच में जब वो विसल ब्लोइंग होती है एट द एंड ऑफ मैच, जब वो 45 मिनट्स का एक हाफ है, 90 मिनट्स का वो टोटल अगर फुटबॉल का मैच है, तो रेफरी जो है वो विसल ब्लो करता है कि भाई टाइम ख़त्म हो चुका है, यानी मैच का जो भी डिसीजन है एज़ पर दी स्क्रीन, जितने गोल्स किसी ने किए हैं वो अगर ज़्यादा है उसके, तो वो विनर है। तो ये इमरजेंसी जो है, ये लीगल पॉज बटन जो है, ये डील करता है इंजंक्शन और स्टे दोनों को। ये इसकी कॉमनैलिटी है। अगर इसी तरह इसी मिसाल को आप ले लें, और फुटबॉल मैच का रेफरी जो है वो किसी एक प्लेयर को पॉइंट आउट करता है, उसको कहता है कि भाई आपने ये फाउल किया है, या आपने किसी को बॉडी में किक मारी है, तो आपके लिए रेड कार्ड। अब जिसको वो रेड कार्ड दे रहा है, ये उसका इंडिविजुअल फेल है। तो एक फ़र्क तो आपको ये नज़र आ जाना चाहिए कि इंजंक्शन के मामले में, जिसको आप हुक्म इम्तनाई कहते हैं, वो किसी इंडिविजुअल को एड्रेस किया जाएगा, जिस तरह मैंने अभी वो रेड कार्ड वाली मिसाल दी है। कॉमनैलिटी में हमने ये देख लिया कि एक तो ये जो है वो लीगल पास बटन है कि आपने बटन दबाना है कि भाई रुक जाए इधर ही, ये आपका काम है। दूसरी इसमें ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं, ये एक तो उसको कहते हैं कि इंजंक्शन और स्टे में फ़र्क नहीं है, ये इंटरचेंजेबली इसको यूज़ करते हैं, और ये एक मिसनोमर है, और ये बात करते हैं जी इंजंक्शन और स्टे में कोई फ़र्क नहीं है। इवन वकला हजरात भी हमारे ये कहते हैं जी आओ तो स्टे लै देने हैं, आप आ जाए। तो ऐसा बात नहीं है, इसमें फ़र्क है। दूसरी, हम इसमें साथ साथ कॉमनैलिटी और सिमिलैरिटीज़ और जो सेम फीचर्स हैं दोनों को, वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको टॉपिक की कम से कम अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखना हमने इसमें बेसिकली फ़र्क है कि इंजंक्शन और स्टे में फ़र्क कौन कौन से हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज़, इसकी एप्लीकेबिलिटी, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं अगर स्टे और इंजंक्शन का मामला है कि ये तो सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए है, ये बात भी गलत है। अगर आपको गूगल और चैट जीपीटी भी ये कहें कि ये दोनों सेम है, तो आप ना माने। अगर आपको सर्च इंजन्स भी ये कह दें कि ये सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए, तो आप फिर भी ना माने, क्योंकि कानून जो है वो ये नहीं है। ये फौजदारी मामलात को भी स्टे और इंजंक्शंस जो है वो लगते हैं। जनरली इंजंक्शंस जो है वो सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए हैं, लेकिन आपके पास बहुत सी मसाले हैं। मसलन अगर आप 145 की कार्रवाई सीआरपीसी के तहत देखें
तो उसका सेक्शन 147 जो है, जिसमें वो प्रोहिबिशन करता है मजिस्ट्रेट कि आप उससे पहले वो अटैचमेंट भी उस सब्जेक्ट मैटर की करता है, वो प्रोहिबिशन का ऑर्डर भी करता है, इंजंक्टिव ऑर्डर पास करता है। तो इसका मतलब ये है कि इट कैन अप्लाई टू सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। अगर आप स्टे की बात करें तो स्टे आपकी डेथ एग्जीक्यूशन रोक दी जाती है, हाल्ट कर दी जाती है। अगर आपको लोअर फोरम ने कन्विक्शन दी है, सजा दी है, तो उसका ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया जाता है। आपके खिलाफ एफआईआर का हुक्म हुआ है तो उसका ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया जाता है, प्रोसीडिंग्स रोक दी जाती हैं। आपके अगेंस्ट अगर 489F की एफआईआर है तो उसका ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया जाता है। तो हाई कोर्ट्स जो है या जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो लोअर फोरम को, लोअर कोर्ट्स को ये कहती हैं कि आप रुक जाएं, वो लीगल पॉज बटन स्टे मैटर में दबा देते हैं, उस इमरजेंसी बटन को दबा देते हैं। सर्विस मैटर हो तो वो ये कहेंगे कि भाई आपने जो लोअर ग्रेड वाले बंदे हैं उनको प्रमोट कर दिया है, आपका ये ऑर्डर जो है, ये जो नोटिफिकेशन है, इसको मैं सस्पेंड करता हूँ। आप इलेक्शन ना करवाएं, आपका ये ऑर्डर जो है ये सस्पेंड किया जाता है, स्टे किया जाता है, प्रोसीडिंग्स स्टे कर दी गई हैं। मीनिंग देयर बाय as far as the commonalities, similarities, sharing same features is concerned, injunction and stay apply to both proceedings whether those are civil or criminal in nature। दूसरी बात, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी और भी है कि इन दोनों में एक्सरसाइज जो है वो डिस्क्रिशन की जाती है इन अ जुडिशियस मैनर। इसमें डिस्क्रिशन दी गई है अदालत को कि आप इसको एक्सरसाइज करें। सिमिलरली अगर वो जो 3 एलिमेंट्स हैं, जो वो ट्रिनिटी टेस्ट है, 3 पार्ट टेस्ट है जिसको आप सुनते हैं, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, प्राइमा फेशे केस, इररिपेयरेबल लॉस, ये तीनों को एग्जिस्ट करने चाहिए अगर आपने कोई रिलीफ लेना है। आपने बहुत से ऑर्डर्स देखे होंगे, तो ये दोनों में देखे जाएंगे, स्टे में और इंजंक्शंस में भी। इररिपेयरेबल लॉस को ही रोकने के लिए, जहां पे मनी एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, अगर किसी का नुकसान होता है तो वो ऐसा नुकसान है जिसको रोका जाना चाहिए। जैसे आपने सुना है कि डिलेड जो रिलीफ है या डिलेड जो विक्ट्री है वो एक खोखली विक्ट्री है। अगर आप टाइमली इस लीगल पॉज बटन का इस्तेमाल नहीं करते तो नाइंसाफी होने का इख्तिमाल है। तो ये रीज़न है इंजंक्टिव ऑर्डर्स की और स्टे ऑर्डर्स की। हमने कॉमनैलिटीज़ इसमें डिस्कस कर ली। मिसाल के तौर पे आप एक जगह से गुजरते हैं और आपका रास्ता गाड़ी का बंद कर दिया जाता है, कोई ब्लॉकेज कर रहा है, तो आपके पास क्या रेमेडी है? आप लाजमी इंजंक्टिव ऑर्डर सिविल कोर्ट से लेंगे कि जी मेरा राइट ऑफ वे रोका जा रहा है। तो वो इंजंक्टिव ऑर्डर डायरेक्टली एड्रेस किया जाएगा उस बंदे को जो वो रास्ता बना रहा है, जो आपका रास्ता, जो अपनी दीवार बना के आपका रास्ता रोक रहा है। तो एट दैट टाइम ये जो इमरजेंसी बटन है, ये जो है बजाना, इसको प्रेस करना ज़रूरी है। ना कि इस बात का इंतज़ार किया जाए, उसको बुलाया जाए, उसकी बात सुनी जाए और उस दौरान में आपका वो राइट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आपका अगर पानी बंद कर दिया जाता है, अगर एक डेवलपर है वो कोई रोड बना रहा है जिससे आपकी अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान होने वाला है, तो आप उस डेवलपर के अगेंस्ट इंजंक्टिव ऑर्डर सिविल कोर्ट से लेंगे। वो आप हुक्म इम्तनाई जो लेंगे, दैट विल बी कॉल्ड इंजंक्टिव ऑर्डर विच विल बी पास्ड अगेंस्ट दैट कॉन्ट्रैक्टर कि भाई आप ऐसा ना करें। एट दैट टाइम आपको वही तीनों चीज़ें बतानी होती हैं कि मेरा बहुत अच्छा आर्गुएबल केस है जनाबे वाला, ये मैंने एफिडेविट लगाया है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, अगर आप नहीं रोकते तो मुझे इररिपेयरेबल लॉस होगा और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो मेरी फेवर में है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को आप इस तरह कह लें कि आपके पास एक चीज़ आई है, 2 मरीज़ हैं आपके पास, एक सीवियर एलिमेंट का शिकार है जिसकी बीमारी बहुत सख्त है और दूसरा जिसको आप पैनाडॉल, डिस्प्रिन से या लेसर जो है वो इंटेंसिटी की कोई भी मेडिसिन दे के उसको रिलीफ दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो दवाई ना देने की वजह से मर जाएगा उसको पहले बचाना ज़रूरी है। दैट इज़ कॉल्ड विच इज़
बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। इर्रिपेयरेबल लॉस, जैसे आपके अगेंस्ट एक मीडिया चैनल कोई प्रोग्राम करने वाला है जिसमें आपकी ऐसी डेफेमेशन होगी कि आप जीने के काबिल नहीं रहेंगे, तो आप उस मीडिया चैनल के अगेंस्ट इंजंक्टिव ऑर्डर लेंगे। क्यों? कि पैसे जो है, मनी जो है, वो एडिक्वेट रिलीफ बाज़ औक़ात नहीं भी होता। तो ये सारी मिसालें देने का मतलब ये है कि स्टे ऑर्डर हो या इंजंक्टिव ऑर्डर हो, इसका मकसद फौरी रिलीफ है कि टू प्रोसीडिंग्स को हाल्ट कर देना, या इंजंक्शन के मामले में किसी को कहना कि आप इस तरह करो या जो कर रहे हो उससे रुक जाओ। ये लीगल डेफिनेशन है इंजंक्शन की, और स्टे ऑर्डर की जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि एक हायर फोरम लोअर फोरम को, लोअर ट्रिब्यूनल को, लोअर कोर्ट को कहता है कि भाई आप इस मामले से रुक जाइए। इसमें बहुत एक फेमस जजमेंट 1949 की लाहौर पेज 100 है, जिसमें उसमें ये फ़र्क बताया गया। इसमें बात तो ये थी कि सिर्फ रिवीजन फाइल कर देना या अपील फाइल कर देने से ये नहीं होता कि स्टे हो गया है। एक बात तो उसमें ये थी, ये भी था कि अगर मैंने, कोर्ट ने कहा कि स्टे कर दिया और नीचे वाली जो कोर्ट जो है वो उस तक पहुंचता नहीं है मामला, उस तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती और वो अपनी एग्जीक्यूशन में आगे चला जाता है या किसी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन में आगे चला जाता है और उसको नॉलेज नहीं है कि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कर चुका है वो प्रोटेक्टेड है। नहीं, जिस दिन the moment the order is passed, it will be deemed that it has been communicated, वो नीचे चला गया है और पोजीशन रिवर्स कर दी जाएगी। अब इंजंक्शन और स्टे ऑर्डर के कुछ हम फर्क देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रिलिमिनरी रिलीफ है, ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर दैट कमांड्स और प्रिवेंट्स अ स्पेसिफिक एक्शन। ठेकेदार को कहा जाएगा आप रोड कंस्ट्रक्शन बंद कर दें, आपका नेबर आपकी रोशनी बंद कर रहा है, आपका पानी बंद कर रहा है, आपकी बेसिक एमेनिटीज़ जो है वो बंद हो रही हैं, तो वो उसको कहा जाएगा भाई रुक जाओ। आप ये कहते हैं कि फ़लाँ कॉन्ट्रैक्टर ये बना रहा है और उसमें मेरे एक तारीखी हमारा आबाई जो है वो उसमें एक बिल्डिंग है या एक दरख्त है और उसको काट दिया जाएगा, तो ये हमारे लिए इररिपेयरेबल लॉस होगा। क्यों? कि दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो उसको रोका जाएगा, उसको इंजंक्टिव ऑर्डर जो है उसकी फेवर में किया जाएगा। ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर दैट पॉजेज और हार्ट्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये स्टे है, ये इनकी मीनिंग है, ये डेफिनेशन है इन सिंपलेस्ट फॉर्म कि ये है क्या। बेसिक फर्क, इंजंक्शन के मामले में किसी इंडिविजुअल को, किसी पार्टी को, किसी लिटिगेंट को एड्रेस किया जाएगा, उसको बाउंड किया जाएगा, उसको कुछ कहने का कहा जाएगा, उसको कुछ करने से रोका जाएगा। और ऑन दी अदर हैंड स्टे में ये होगा कि अपर फोरम लोअर फोरम को ये कहेगा कि आप इस मामले की प्रोसीडिंग्स स्टॉप कर दें, मैं ये सस्पेंड कर रहा हूं, मैं ये प्रोसीडिंग्स स्टे कर रहा हूं, रुक जाओ। जब दूसरी पार्टी आएगी तो देखते हैं, जैसे आप सस्पेंशन मूव करते हैं और कहते हैं कि मेन अपील देखी जाएगी, अदालत कहती है नीचे सजा हुई है, तो हाईकोर्ट कहती है नहीं छोड़े इसको बेल दे दें। जब मेन अपील देखी जाएगी तो फिर आप लोगों को भी सुन लिया जाएगा। कोर्ट इंजंक्शन के मामले में पार्टी, पर्सन, लिटिगेंट, आप ये एरो देख रहे हैं, दैट इज इन अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म। हॉरिजॉन्टल मीन्स ये जो मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है जो कोर्ट की डायरेक्ट पार्टी की तरफ होगी। लेकिन स्टे के मामले में ये मूवमेंट आप ये देख लें, ये वर्टिकल मूवमेंट है, ये ऊपर से नीचे मूवमेंट है। ये एपेलेट फोरम से, एपेलेट कोर्ट से, एपेलेट ट्रिब्यूनल से लोअर फोरम को कहा जा रहा है कि भाई आप रुक जाओ, halt the proceedings, suspended, stayed. That is which is called the basic difference between an injunctive order and
stay order. We have discussed in detail the commonalities, the similarities, the sharing features between the two, जिसमें डिस्क्रिप्शन है, जिसमें वो तीनों जो ट्रिनिटी टेस्ट है, वो जो तीन एलिमेंट्स हैं इररिपेयरेबल लॉस के, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के और प्राइमा फेशी केस के, वो हमने देखे। तीसरी बात हमने उसकी सिमिलैरिटीज में ये भी देखी कि ये एमरजेंट सिचुएशन है। चौथी बात ये इट अप्लाइज बोथ अप्लाई टू बोथ प्रोसीडिंग्स वेदर दोज आर सिविल और क्रिमिनल। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस, जिसका आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बात तो हो गई कि ये हॉरिजॉन्टल कंट्रोल है इंजंक्शन का, और ये स्टे का आपका जो है वो वर्टिकल कंट्रोल है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका ये कह देना सिर्फ काफी नहीं है कि भाई इसमें फर्क है, आपको फर्क लिख के आना पड़ेगा। तीसरा फर्क जो है वो है डायरेक्टेड स्पेसिफिकली अगेंस्ट इंडिविजुअल, लेकिन स्टे जो है इट बाइंड्स अ लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल फॉर्म। 4 नंबर पे इसकी नेचर है। अगर आप 3 नंबर जो हमने इसको डिस्कस किया, इसको अगर आप टारगेट समझ लें कि इंजंक्शन के मामले में टारगेट इंडिविजुअल है, पर्सन है, पार्टी है, लेकिन स्टे के मामले में टारगेट लोअर फोरम है। अब इसकी नेचर देख लें। इट आस्क्स अ पार्टी पर्सन फ्रॉम डूइंग और ओमिटिंग टू डू एन एक्टिविटी। दीवार जो बनाई है उसको गिरा दो, मैंडेटरी, या ये जो शुरू कर रखी है इसको रोक दो, ये काम करो, ये काम ना करो, ये कमांड है कोर्ट की, दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। अब नेचर जो स्टे की है, इट हॉल्ट्स फर्दर प्रोसीडिंग्स। भाई आगे आप एक स्टेप भी ना मूव करें। अगर आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, इवन आप अगर ट्रायल कर रहे हैं या आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, आप फ्रूट्स ऑफ डिक्री आगे मुंतकिल कर रहे हैं। आपने एक फैसला कर दिया है कि ये मकान पार्टी ए का है, उसकी फेवर में एग्जीक्यूशन चल रही है, और आप कोर्ट मशीनरी को ये कहते हैं, बेलफ को कहते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स को कहते हैं, उनकी असिस्टेंस लेते हैं, जाएं खाली करवाएं प्रीमिसेस और इसको इसकी पोजेशन दिलवा दें, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। आपको कहा जाएगा रुक जाए। इसमें यह कानूनी मामला रहता है, सुन के फिर देखेंगे, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, स्टेइंग ऑफ प्रोसीडिंग्स, स्टॉपिंग एंड हाल्टिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स। ये मैंडेटरी भी प्रोहिबिटरी जो भी हो सकता है। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है, जैसे मैंने पहले मिसाल दी, तो बहुत सा कानून है इसमें। हमने वो 1949 लाहौर पेज 100 को हम लेते हैं जी, वो उसकी एक पेरेंट जजमेंट, उससे पहले भी प्री प्रोटेक्शन में होंगी, लेकिन वो एक अच्छी जजमेंट, उसको पढ़ना चाहिए। बिकम्स ऑपरेटिव व्हेन कम्युनिकेटेड टू इंडिविजुअल पार्टी एटसेट्रा। अगर अदालत की तरफ से स्टेटस को का ऑर्डर हो गया, ये रोका गया, ये कहा गया ये ना करो, जब तक अदालत का कोई बंदा, कोई वो कह लें मुलाजम या वो मशीनरी है जो भी है, वो पहुंच के उसको नहीं कहता, कम्युनिकेशन नहीं होती, ही इज प्रोटेक्टेड, ही इज प्रोटेक्टेड। जब पहुंच गया, कम्युनिकेशन हो गई है, उसको अदालत के ऑर्डर में बता दिया गया, और उसके बाद अगर वो एक कदम भी उठाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्टेम्प्ट, that will be treated as a contempt of court. On the other hand, stay में communication जरूरी नहीं है। The moment the order of stay is passed, it will be deemed that it has been communicated to the lower forum, to the lower court, to the tribunal, बता दिया गया है। अब देखा ये जाएगा कि अगर लोअर फोरम एक कदम आगे चला गया तो ही इट हैज टू ट्रेस इट्स स्टेप्स, उसको वापस आना पड़ेगा। इसकी डिसोबीडियंस इंजंक्शन की जो है, या डिफाइंस कह लें, रिजल्ट्स इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, समटाइम्स इम्प्रिजनमेंट, आपको भेजा जा सकता है, आपको एग्जाम्पलरी डैमेजेस आपसे क्लेम किए जा सकते हैं। लेकिन डिसोबीडियंस जो स्टे की है, वो एक तो वो जो प्रोसीडिंग्स ली जाएंगी वो वाइल्ड ऑब्लिशो होंगी,
उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। रेयरली कभी होगा, ऐसा नहीं है कि अगर लोअर कोर्ट को या लोअर फोरम को ऑर्डर का पता चल गया और उसके बावजूद वो आगे चलती रहे, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है देन द लोअर कोर्ट हैज टू फेस द म्यूजिक। तो उनकी प्रोसीडिंग्स अगर ली भी गई हैं इन इग्नोरेंस या अगर कम्युनिकेशन नहीं हुई तो वो वाइड एब इनिशियो होंगी। सातवीं बात, इंजंक्शन इट मेंटेन्स या मैनिफेस्ट शो करता है स्टेटस को फैक्चुअल, जो फैक्चुअल स्टेटस को हो। फैक्चुअल स्टेटस को से मुराद ये है कि एक बंदा दीवार बना रहा है, एक बंदा जो है वो किसी को गलत मेडिसिन दे रहा है, किसी को गलत इंजेक्शन लगा रहा है, किसी पे कहीं किसी जगह पे तोड़ फोड़ कर रहा है, किसी की ज़मीन में नुकसान कर रहा है, ये फैक्चुअल स्टेटस को होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड स्टेटस को में ये लीगल स्टेटस को कहलाएगा। इट पासिस इंजंक्शन में इट पासिस नॉट द कोर्ट बट द पार्टी पर्सन इंडिविजुअल, और स्टे में लोअर कोर्ट को पास कर देगा, रोक देगा। जनरली इंजंक्शन में इट लास्ट टिल फाइनल ऑर्डर जजमेंट। वो ये कहते हैं कि फाइनल ऑर्डर जो है, जो फाइनल डिग्री पास की जाएगी तब तक। आपने वो देखा होगा कि जब वो टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन को सिविल कोर्ट डिसाइड करती है और वो कहती है कि एविडेंस ले आए, इश्यूज फ्रेम करते हैं, तो तब तक भाई आप रुक जाएं। तो फिर एंड पे जाके वो जो है वो एप्लीकेशन जो है उसका डिसीजन जो दैट विल बी मर्ज्ड, और वो डिपेंड करेगा उस एविडेंस पे। ज़रूरी नहीं है कि जिसकी फेवर में वो एप्लीकेशन यही है उसी की फेवर में जजमेंट भी है, ये आपको पता है। और स्टे के मामले में अनटिल स्पेसिफाइड डेट और फर्दर ऑर्डर। जनरली एप्लीकेबल प्रोविजंस जो है इंजंक्शन के मामले में वो ऑर्डर 39 रूल 1-2 है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 है, जो वो आपने वो प्रिवेंटिव रिलीफ वाला टेम्परेरी इंजंक्शन का वो पूरा चैप्टर है, जहाँ पे ये भी है कि मैंडेटरी इंजेक्शन क्या है, परपेचुअल क्या है, और कहाँ इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। ये सेक्शन 151 सीपीसी जो है डील करेगा। 145 की मैंने 147 की भी मैंने मिसाल आपको दी। तो जनरली एप्लीकेबल प्रोसीडिंग स्टे में सेक्शन 10 जो सब्जुडिस को डील करता है, आर्टिकल 199 रिट में किया जा सकता है। ऑर्डर 41 रूल 5 एपलेट फोरम पे जब सिविल मामला हो तो वो प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देते हैं। 561A CRPC में जब प्रोसीडिंग्स स्टॉप कर दी जाती हैं, क्वैशमेंट की तरफ चला जाया जाता है, तो बेशक वो फौजदारी प्रोसीडिंग्स हो, सेक्शन 151 CPC उधर भी यूज होगा। कॉमन इंस्टांसेस रियल केसेस जो है अगर आप देखें इसके इंजंक्शन के मामले में, तो ये DHA डेवलपर बेल्जिया का बहुत फेमस केसेस हुए हैं जिसमें उनको रोका गया है। IP केस पेप्सी वर्सेस कोई लोकल कोला था जिसमें उसका ब्रांड नेम यूज़ करने से रोका गया, ये इंजंक्शन का मामला था। मीडिया डेफेमेशन इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात होगी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसमें ये कहा जाएगा कि ये ब्रिज बन रहा है, ये लोगों के लिए नुकसानदेह है, ये रास्ता जो इन्होंने छोड़ा हुआ है ये लोगों के लिए नुकसानदेह, उसमें आप एड्रेस करेंगे गवर्नमेंट को भी, इवन इंडिविजुअल को भी, पार्टी को, लिटिगेंट को इंजंक्टिव ऑर्डर आप लेंगे। और कॉमन इंस्टेंसेस अगर आप विच आर बेस्ड ऑन रियल केसेस, अगर आप स्टे के मामले में देखें, टैक्स केसेस, भाई ये जो टैक्स इम्पोज किया गया है ट्रिब्यूनल ने, ये गलत किया गया है, आपका ये फैसला हम सस्पेंड करते हैं, हम प्रोसीडिंग्स को रोकते हैं। सर्विस मैटर्स की बात की हमने, सिविल रिवीजन अपील्स रिट्स में सब में स्टे किया जाता है, क्रिमिनल अपील्स, इलेक्शन मैटर्स, क्वैशमेंट प्रोसीडिंग्स, ये सारी चीज़ें। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन इंजंक्शन